फॉर लूप्स क्या है या लूप क्या चीज़ होती है, लूप क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि किसी काम को रिपीटेडली करना है, कोई ऐसा टास्क है जो आप मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस टास्क का कोड मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। इसका आसान सॉल्यूशन ये है कि उसको किसी लूप के अंदर रख लिया जाए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपने अपना नाम प्रिंट कराना है 50 दफ़ा, तो आप 50 दफ़ा प्रिंट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिंट योर नेम, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, 50 दफ़ा प्रिंट स्टेटमेंट चला दें, टास्क कंप्लीट। लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। टास्क तो कंप्लीट हो गया जो गिवन था, एफिशिएंट तरीका क्या है, इस टास्क को कम वक्त में और कम कोड में कर दिया जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप क्या होता है, लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है कि लूप इतनी दफ़ा चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अब वो जो टास्क हमें रिपीट कराना है, उस टास्क को इन बिटवीन लूप रख दिया जाता है कि लूप जब एग्जीक्यूट करता है वो टास्क परफॉर्म होता है, फिर लूप दोबारा एग्जीक्यूट करता है वो टास्क परफॉर्म होता है, तीसरी बार एग्जीक्यूट करता है वो टास्क परफॉर्म होता है। तो अब वो टास्क हमने सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ा जिस टास्क को हमने 10 दफ़ा या 20 दफ़ा परफॉर्म करना था। लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, टास्क परफॉर्म होता रहेगा। तो हमारे पास पाइथन के अंदर दो तरह के लूप्स पाए जाते हैं, एक फॉर लूप्स हैं और एक वाइल लूप्स हैं। आज हम स्टडी करेंगे फॉर लूप्स के बारे में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बड़ा सिंपल सा इसका सिंटैक्स है कि फॉर लूप किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है और लिखा किस तरह से जाता है। फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फॉर ए इन, और कोई लिस्ट या जिस पर भी आपने लूप चलाना है वो आप लूप के आगे डिफ़ाइन कर देते हैं। लूप की बॉडी बनती है कॉलन लगाने के बाद, जिस तरह हमने इफ़ स्टेटमेंट में देखा था, कॉलन लगाने के बाद इंटर करते हैं तो इंडेंटेड ब्लॉक बनता है। इसी तरह फॉर लूप क्रिएट करने के बाद जब आप कॉलन लगा के इंटर करेंगे तो फॉर लूप की बॉडी क्रिएट हो जाएगी। जब तक कोड आपका उस इंडेंट पे रहेगा फॉर लूप की बॉडी चलती रहेगी, और जैसे ही उस इंडेंट से पीछे हुए फॉर लूप से बाहर निकल आएंगे। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं हमारे पास एक एरे बनी हुई है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हमने फॉर लूप क्रिएट किया कि फॉर एलिमेंट इन दिस लिस्ट, लिस्ट का नाम ERR है। अब ये फॉर लूप चलेगा तो पहले पहला मेंबर उस लिस्ट में से उठकर आएगा एलिमेंट के अंदर और वो प्रिंट करा दे। इस स्टेट प्रिंट के नीचे कोई और काम नहीं हो रहा, तब ये लूप वापस जाएगा और दूसरा एलिमेंट फैच करेगा और उस एलिमेंट को एलिमेंट वाले वेरिएबल में रखेगा, फिर नीचे आएगा, प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ये लूप चलता रहेगा। लूप्स जब स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट होते हैं, इनको दरमियान में कहीं स्टॉप नहीं आता। एक लूप अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया और कहा 10 तक चलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये चल जाते हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। जब तक ये लूप स्टार्ट से चला है एंड पे ख़त्म होगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे लूप को किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर ब्रेक किया जा सके, रोका जा सके, टर्मिनेट किया जा सके? है। इसका एक तरीका कहलाता है ब्रेक। ब्रेक का कीवर्ड, ये ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है, आप कोई कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लूप जनरेट कराया कि ये लूप चल रहा है, लूप से वैल्यू आ रही है किसी लिस्ट में से, जिस तरह पिछली एग्जांपल देखी, उस एग्जांपल में देखा कि वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि एलिमेंट्स के अंदर अगर 6 आ जाए, जैसे ही एलिमेंट के अंदर 6 आए वैसे ही ब्रेक हो जाए। तो इफ़ एलिमेंट इज इक्वल टू 6 ब्रेक, तो इस पॉइंट पर पहुंचकर लूप ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो लूप वैसे नहीं रुकता अनटिल एंड अनलेस हम कोई एक्सटर्नल कंडीशन प्रोवाइड ना करें, तब लूप जो है वो रुक जाता है। तो ब्रेक का कीवर्ड लूप को बिल्कुल टर्मिनेट करेगा वहां से और एग्जिट कर जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। फॉर लूप को दरमियान में किसी पॉइंट पे टर्मिनेट कराने के लिए हमने देखा ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं हम।
एक और कीवर्ड है जो फॉर लूप को बीच में टेम्पोररीली रोक सकता है, वो कंटिन्यू है। जब ब्रेक हमने देखा था, ब्रेक के बाद फॉर लूप बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है, उस एक पॉइंट पर स्किप कर जाता है, यानी उसके बाद की एग्जीक्यूशन नहीं होगी जहाँ पर कंटिन्यू आ गया। जिस कंडीशन पर कंटिन्यू आ गया उसके बाद की कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन लूप कंटिन्यू रहेगा। अगर हमने लिखा कि भाई लूप 5वीं दफ़ा चला है तो कंटिन्यू हो जाए, तो 5वीं दफ़ा चलने के ऊपर जो एग्जीक्यूशन होनी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन लूप दोबारा जाएगा और 6th टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा 7 टाइम, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ब्रेक लूप को परमानेंटली ब्रेक कर देता है। कंटिन्यू उस एक सर्टेन पॉइंट पर लूप को स्किप कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर लूप। लूपिंग जिस तरह मैंने बताया क्या होती है कि अगर हम एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना होता है तो हम लूपिंग करते हैं। जिस तरह से अगर कोई मुझे कहे कि भाई अपना नाम जो है वो 5 दफ़ा लिखें, प्रिंट कराएं, तो आई कैन डू लाइक दिस। एक दफ़ा भले कॉपी पेस्ट करके ही कर लूँ, लेकिन ये 5 दफ़ा तो करना पड़ेगा। तो ये 5 दफ़ा प्रिंट हो गया, ठीक है। यानी कि ये एक टास्क था जो मुझे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना था, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया, लेकिन इस काम को करने में नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा हो गई, टाइम भी ज़्यादा लगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता था कि मैं लूप्स का इस्तेमाल करता। अब लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है फॉर लूप का। फॉर के बाद आपने एक वेरिएबल बनाना है, फॉर ए कह दें उसको, इन के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा। अभी लूप कितनी दफ़ा चलेगा, इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये फंक्शन कहलाता है रेंज। ठीक है, रेंज का फंक्शन, लूप चलाना है मुझे 5 दफ़ा, ये रेंज का फंक्शन बना। अब ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। कॉलन का मतलब होता है बॉडी स्टार्ट, इंटर किया, इंडेंट, ये बॉडी में आ गया। अब ये लूप की बॉडी में जो कुछ होगा वो हर दफ़ा जब लूप चलेगा एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या करना था, अपना नाम प्रिंट करना था, मैंने ये दे दिया इसको, और ये काम ख़त्म। अब ये क्या होगा, काम कैसे करता है ये, पहली दफ़ा जब लूप चलेगा इस ए के अंदर ये रेंज से वैल्यू निकल के आएगी 0, फिर ये लूप चल जाएगा, फिर रेंज से वैल्यू निकल के आएगी 1, लूप चल जाएगा 2, 3, 4, 5 एक्सक्लूसिव होगा, 5 एक्सक्लूसिव होगा, ये शामिल नहीं होगा। यानी एक्सट्रीम जहाँ पर लूप ख़त्म हो रहा है, बी इंक्लूडेड, तो ये लूप चलेगा हाउ मेनी टाइम्स, इट विल वर्क 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा 4 तक। लेट्स चेक कि क्या कहता है ये आ गया। इसको और आसान कर लें, इसके अंदर वैल्यूज़ जा रही हैं, तो ये क्या होता है, मैं इधर ए कॉमा कर दूं ताकि आपको नज़र आए। ये कह दिया इसने, पहली दफ़ा लूप चला, रेंज ने वैल्यू क्रिएट की 0, ये 0 वैल्यू गई ए के अंदर। जब ये वैल्यू ए के अंदर पहुंची, ये अपनी बॉडी में दाखिल हो गया। ए के अंदर वैल्यू थी 0, तो उसने प्रिंट की, आगे स्ट्रिंग पास किया था, नाम वो प्रिंट किया। ये टास्क परफॉर्म हो गया। एक ही लाइन लिखी थी, अगर और भी लाइन लिखी होती तो ये नीचे यहाँ पर उन लाइनों को भी एग्जीक्यूट करता। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, उसे नई कोई चीज़ नज़र नहीं आई अब नीचे, अब ये लूप दोबारा ऊपर गया, एक वैल्यू का इजाफा हुआ 1, ए के अंदर वैल्यू गई 1, वापस आया, नीचे प्रिंट किया 1 और टास्क पूरा किया। टास्क पूरा करने के बाद लूप दोबारा आइटरेट हुआ 2, 3 एंड 4, तो 5 दफ़ा ये फॉर लूप चल गया। तो अब वो जो लाइन्स हमने ऊपर 5 दफ़ा लिखी थी प्रिंट कराने के लिए, वो लाइन मुझे फॉर लूप के साथ एक दफ़ा लिखनी पड़ी, और ये तो 5 दफ़ा है, अगर 500 दफ़ा होती तो फिर। तो ये लूपिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो रिपीटेड टास्क है वो अगर लूप में
करके लिख दिया जाए तो कोड कम से कम हो जाता है और काम आसान हो जाता है। फिर उसके बाद रेंज का फंक्शन, ये रेंज क्या करता है, ये 0 से वैल्यूज़ गिनना शुरू करता है। अच्छा, रेंज के फंक्शन के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लूपिंग लगाते हैं, फॉर नंबर इन रेंज हमने किया अभी 10। ओके, 10 करके मैंने कहा जी प्रिंट ए। अब ये कितने नंबर जनरेट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 10 नंबर जनरेट होंगे तो पहुंचेगा ये 9 तक। फॉर ए, अच्छा इट्स अ नंबर, सॉरी नंबर, इट्स नंबर। 10 नंबर्स जनरेट किए और वो प्रिंट कराए। बाय डिफ़ॉल्ट ये लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से और हमने सिर्फ एंडिंग पॉइंट दिया है, बट वी कैन डू समथिंग डिफरेंट लाइक दिस। हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दें। हमने कहा जी 0 से बजाय 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, तो अब ये स्टार्ट होगा 1 से और 9 तक चलेगा। डिफरेंस कितना है, 10 - 1 9, 9 टाइम्स ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये 2 पैरामीटर होगा, स्टार्ट और एंड। और डिफरेंट इसके अंदर काम क्या है, हम इस काम को कर सकते हैं एक तीसरा पैरामीटर जो अभी हमने स्लाइसिंग में पढ़ा, दैट इज स्टेप। कि स्टेप 2 अब ये क्या करेगा, लेट्स सी 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद 2 स्टेप्स लेने, 2 और 3, कहाँ पहुंचा 3 पे। 3 के बाद 2 स्टेप्स उठाने, 4 और 5, कहाँ पहुंचा 5 पे। 6 7 8 9। तो इस तरह ये स्टेप्स ने जो है वो काम किया। हम कोई भी स्टेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर 3 स्टेप दे दूँ तो ये कुछ और रिजल्ट में हो जाएगा। क्या लूप की जो नंबरिंग है ये रिवर्स ऑर्डर में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए मुझे इसको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ तक जाना है जी, 1 तक जाना है। स्टेप्स कितने होने चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए जी -2। अब क्या होगा जी, 10 से स्टार्ट होगा और -2 रिवर्स होता हुआ आएगा। आप देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। 10 से स्टार्ट हुआ, 2 स्टेप्स माइनस कराए, कहाँ पहुँचा 8 पे। 8 के बाद 2 स्टेप्स फिर माइनस हुए, 7 6 के बाद 5 4 के बाद 3 और 2। तो ये हमारे पास इस तरह फॉर लूप जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, फॉर लूप अभी तो हमने ये रेंज के थ्रू नंबर जनरेट करके काम किया। हम इसके अंदर और भी सारे काम कर सकते हैं, इसकी बॉडी में कुछ लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, हमने देखा था हमारे पास सिटीज़ की लिस्ट है, इसमें ये 3 सिटी आ रहे हैं। इन सिटीज़ की लिस्ट को हमने लूप करके ये शहर निकालने हैं इस लिस्ट में। हम क्या करेंगे, फॉर सिटी, यानी एक सिटी उठा रहे हैं ना, ये सिंगुलर रखेंगे नाम, क्योंकि लिस्ट में बहुत सारे होते हैं तो उसको प्लूरल रखेंगे। फॉर सिटी इनका कीवर्ड है इन सिटीज़ कॉलन। अभी क्या करेगा, सिटीज़ में जाएगा, पहला सिटी उठाएगा और किसको दे देगा, सिटी को। फिर सिटीज़ में जाएगा, दूसरा सिटी उठाएगा, सिटी को दे देगा। फिर सिटीज़ में जाएगा, तीसरा सिटी उठाएगा और सिटी को दे देगा। अब ये हमारे पर हमने करना क्या है उसके साथ, हमने कहना है जी खाली प्रिंट करा दो। ठीक है, हमने कहा जी इसको यूँ कर दो कि भाई द सिटी अंडर कंसिडरेशन इज सिटी। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो पहला कराची कंसिडरेशन होगा, फिर मुल्तान कंसिडरेशन में होगा, फिर कोयटा कंसिडरेशन में होगा, लाइक दिस। तो जब हमने लिस्ट स्पेस के ऊपर लूप किया तो इस तरह काम कर रहा है। तो ये भी कर सकता हूँ मैं, फॉर यूँ कह लूँ नंबर इन के बाद मैं कोई डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट रख दूँ 11 22 33 44 55। अब ये किस पे आइटरेट करेगा, आगे जो इन के आगे लिस्ट लिखी हुई है इसके ऊपर आइटरेट करेगा। पहले 11 जाएगा, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55। तो मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये आपके पास हो गया नम। इस तरह लूप कर दिया, राइट।
इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट बात है, फॉर हमारे पास एक वेरिएबल है कंट्री, आर कंट्री इज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मैंने कहा जी फॉर ए या फॉर कैरेक्टर इन कंट्री। अब चूंकि जिस पे लूप लग रहा है वो लिस्ट नहीं है, वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद है, स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, जब इसको स्ट्रिंग मिलता है, ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स उठाना शुरू कर देता है। लिस्ट होगी तो पूरा पूरा एलिमेंट उठाएगा जिस तरह इसने यहाँ किया, लेकिन अगर वहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो स्ट्रिंग होगी तो वो उसके एक एक कैरेक्टर को ले आएगा उठा के। देखें आप, पहले P उठाया, प्रिंट कराया, AKISTAN, उसने प्रिंट करा दिया, राइट। अगर ये कंट्री के आगे मैं यहाँ पर एक और कंट्री लिख दूँ, अमेरिका। अब गैस करें कि ये क्या चीज़ बन गई। ये बनेगा एक टपल, क्योंकि दो वैल्यूज़ एक वेरिएबल में जा रही हैं। मैंने कहा था ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, टपल में लगा दें तो दैट्स गुड। नहीं भी लगाया तो वो अगर एक से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे आप तो वो टपल में चली जाएंगी। अब की बार कैरेक्टर में कैरेक्टर नहीं डालेगा, बल्कि क्या डालेगा, पूरा स्ट्रिंग डालेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है। लेट्स चेक इट लाइक दिस। तो कैरेक्टर कब उठाएगा, जब ये सिंगल वैल्यू होगी। तो ये आपका फॉर लूप इस तरह काम कर रहा है। अच्छा, मज़ीद फॉर लूप पर हमने स्टडी करना है। दो कीवर्ड्स हैं जिनको हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कहते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा फॉर लूप पर ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये दोनों कीवर्ड कैसे तरह काम करते हैं। फॉर नंबर इन रेंज, मैंने कहा जी नंबर इन रेंज हो और 10 तक नंबर जनरेट हो, राइट। अब लूप के ऊपर कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ नंबर जो नंबर रेंज से आ रहा है उसका मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ और उसको 3 से डिवाइड करूँ और रिज़ल्ट 1 आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करना, तो फिर लूप को ब्रेक कर देना। यानी जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि नंबर में ऐसा नंबर आ जाए जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिजल्ट 1 के बराबर जाए, रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर आपको याद होगा कि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, और रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो लूप को ब्रेक कर देना। वरना आपने क्या करना है, वरना आपने नंबर प्रिंट कराते रहना है, राइट। नंबर प्रिंट कराते रहो, लेकिन जब ये कंडीशन आ जाए तो लूप को ब्रेक कर देना। ये कंडीशन कहाँ आ सकती है, पहला 0 1 पे ये कंडीशन आ जाएगी। लेट्स चेक इट। 0 प्रिंट कराया, लेकिन जैसे ही वैल्यू नंबर में आई 1, तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करूं, डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो उसने वो ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको 0 कर दूं, 0 पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। आप नंबर डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 0। अब नंबर में पहली वैल्यू क्या आई, 0 आई। 0 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर विल बी 0। ब्रेक हो गया, पहली बार में ही ब्रेक हो गया, राइट। अगर मैं इसको कर दूं नॉट इक्वल्स टू 0, क्या, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ब्रेक कर दें। अब क्या कंडीशन होगी, 0 के बाद 1 आया, ब्रेक हो गया। मैं इसको 3 से 2 कर देता हूँ, जो भी नंबर आ रहा है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं इसे, ठीक है। हम ये कहते हैं भाई कि आपके पास कोई नंबर है 5 5 7 11 90। अब ये पहले 5 उठाएगा, यहाँ से 2 से मॉडुलस लेगा, अगर वो 0 के बराबर है, इसको यस कर देता हूँ, 0 के बराबर है तो ब्रेक कर दे, वरना नहीं। तो
अब ये क्या होगा 5 7 11 90 वो वाहिद एलिमेंट होगा जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये टेस्टिंग इवन नंबर की होती है। तो ये आपके पास ये लूप का ये रिजल्ट है। तो जब इसको कंडीशन मिली उसने इसको ब्रेक कर दिया। दूसरा हमारे पास कीवर्ड है फॉर नंबर इन रेंज, हमने कहा 10, फिर क्या करना है जी, इफ नंबर इज इक्वल टू 7, अगर नंबर 7 के इक्वल हो जाए तो क्या करना जी, कंटिन्यू कर देना, ओके। वरना नॉर्मल हालत में क्या करना है, नॉर्मल हालात में ये करना है कि आपने नंबर प्रिंट कराते रहे, ठीक है, नम को प्रिंट कराते रहे। तो इस अब देखते हैं आउटपुट में क्या हुआ। 0 आया, कंडीशन टेस्ट हुई, फेल हुई, प्रिंट कर दिया। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, कंडीशन फेल हुई। 6 के बाद आया 7, नम में 7 आया तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। जब 7 इक्वल टू 7 हो गया तो इसने आगे की लाइन, हमने कहा था कि कंटिन्यू में आगे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, ब्रेक में लूप टर्मिनेट हो गया था, कंटिन्यू में सिर्फ आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये वापस कंटिन्यू कर लेगा अपने लूप को। देखिए आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो 7 प्रिंट नहीं हुआ, 6 के बाद डायरेक्ट को चला गया, उसने नया नंबर जनरेट किया और 8 9 ये प्रिंट करा दिया। अगर मैं इसके अंदर और भी कंडीशन लगा दूं, इफ नम इज इक्वल टू 7 और नम इज इक्वल टू 4, अब ये 2 कंडीशन लगा दी मैंने, अब ये 2 जगह पर कंटिन्यू कर सकता है, 7 पर भी और 4 पर भी। तो ये अब चेक करते हैं, देखें 0 1 2 3 4 पर कंटिन्यू कर गया, यानी स्किप कर गया, प्रिंट नहीं कराया, वापस गया, फिर उसने दूसरी बार स्किप किया, 6 के बाद 7 पर स्किप किया और 8 पर आ गया। तो ये 2 कीवर्ड्स जो हैं वो इस तरह काम करते हैं फॉर लूप के अंदर, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जिससे हम लूप को एक्सटर्नली किसी पॉइंट के ऊपर रोक सकते हैं या स्किप करा सकते हैं। अदरवाइज लूप जहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टार्ट होगा और अपनी एंडिंग तक जो है वो चला जाएगा। ये 2 जो हैं वो कीवर्ड्स हैं जो लूप के अंदर हम इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ उसको ब्रेक करा सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कहीं इस पर चेंजेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड एक से ज़्यादा लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप किस तरह काम करता है अभी हम देखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप मैं आपको एग्जांपल से करते हैं। फॉर ए इन रेंज, मैंने कहा जी 5, ओके। अब ये लूप की बॉडी में आ गए, हम एक लूप की बॉडी में आ गए। हम इस लूप की बॉडी में दोबारा यहाँ देना चाहते हैं, पहले मैं प्रिंट कराऊँ कि यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, इसको कहते हैं इनर लूप बिगिन्स, राइट। अब इनर लूप बिगिन होता है तो मैंने इनर लूप लगाया, एक लूप की बॉडी में दूसरा फॉर लूप, मैंने कहा फॉर कैरेक्टर इन, यहाँ स्ट्रिंग पास किया, मैंने कहा जी कैरेक्टर्स इन चाइना, राइट। उसकी अब इस लूप की अलग बॉडी बनाई, इसमें करना क्या हमने, कहा जी प्रिंट कर दें आप पहले तो ए में क्या है, ये वाली लूप की जो काउंटिंग चल रही है, और कैरेक्टर में क्या है, ये इसके कैरेक्टर उठाएगा। अब इसका आउटपुट आएगा तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये नेस्टेड लूप जो है वो किस तरह काम कर रहा है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, देखें सबसे पहले क्या हुआ कि आउटर लूप स्टार्ट हुआ। आउटर लूप में ए के अंदर जो पहली वैल्यू आई वो हमें पता है क्या आई, 0। तो 0 के बाद ये लाइन प्रिंट हुई। अब उसने क्या किया, चाइना और यहाँ से वैल्यू ली, दूसरा लूप चल रहा है,
CHIN, वहाँ पर वैल्यू 0 ही है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की है। उसमें क्या हो रहा है कि आउटर लूप जब एक बार चला है, अपनी बॉडी में आ गया, अब बॉडी से वापस कब जाएगा, जब इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसको यहाँ पर एक और लूप मिल गया, इनर लूप। इनर लूप से बाहर तो तब निकलेगा जब इसकी बॉडी, इनर लूप जो है पूरा चल जाएगा। तो ये एक बार चला और अब ये इनर लूप जो है वो इस एक बार चलने के बाद इनर लूप कंप्लीट चलेगा। पहले C पे चलेगा, फिर H पे चलेगा, फिर I पे चलेगा, फिर N पे चलेगा, फिर A पे चलेगा। ये चलता हुआ देख लिया हमने। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये दोबारा किसको रिकमेंड करेगा, आउटर लूप को, भाई तुम्हारी अगली बारी आ गई। अगली बारी में इसने कहा जी 0 से वैल्यू हो गई 1 के बाद ये दोबारा बॉडी में आया, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट होगी फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो अब ये इसकी वैल्यू 1 हुई तो इसकी एग्जीक्यूशन आपने देखी कि दोबारा स्टार्ट हो गई 1 से। फिर ये दोबारा गया, एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो गई। 2 के बाद फिर दोबारा से इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। सो ऑन, जब ये खत्म हुई तो फिर 3 से एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, 4 से एग्जीक्यूशन शुरू हो गई। तो इसमें समझने की बात क्या है कि आउटर लूप तो 1 टाइम चलेगा, लेकिन आउटर लूप की अगली बारी कब आएगी, जब इनर लूप अपने कंप्लीटली ट्रैवर्स कर जाएंगे, तब आउटर लूप की अगली बारी आएगी। अच्छा, अगली बारी आ जाएगी तो दोबारा इनर लूप के पास जाएगा और इनर लूप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करेगा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लूप बनाता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ टेबल नंबर यूज़र से इनपुट लेते हैं। भी इनपुट हमने कहा जी एंटर टेबल नंबर, ओके। टेबल नंबर आएगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने सीखा हुआ है टाइप कास्टिंग। हम आगे भी आने वाली पढ़ेंगे, अभी भी यहाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो भी कंसोल से इनपुट आता है वो स्ट्रिंग होता है। टेबल नंबर क्योंकि इंटीजर होगा इसलिए इंट में इसको टाइप कास्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया जी, फॉर ए इन रेंज। आमतौर पे हम टेबल जो जनरेट करते हैं वो 1 से 10 तक करते हैं, तो 10 तक जाने के लिए 11 पास किया। और अब मैंने क्या किया जी, टेबल प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या फॉर्मेट होता है जी टेबल का, ये फॉर्मेट होता है कि पहले आता है टेबल नंबर, फिर टेबल नंबर के बाद क्या आता है जी, टेबल नंबर के बाद आता है जी मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई किससे होता है, मल्टीप्लाई होता है एक नंबर से। वो नंबर जनरेट कहाँ हो रहा है, रेंज में जनरेट हो रहा है, दैट नंबर विल बी ए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इक्वल्स का साइन। इक्वल्स के साइन के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, टेबल नंबर और ए। टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय जो ए में वैल्यू आ रही है। ये आपके पूरा फॉर्मेट बन गया। आइए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। उनसे कहा जी टेबल नंबर बताएं, मैंने कहा जी 5, उसने टेबल प्रिंट कर दिया। टेबल नंबर बताएं, हमने कहा 5, उसने टेबल प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये था एक बार लूप चला। इस एग्जाम्पल को करने के लिए हम ये करते हैं कि हम नेस्टेड फॉर लूप चलाते हैं ताकि एक से ज़्यादा टेबल्स जो हैं वो प्रिंट हो जाए। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ कि टेबल्स का इनपुट लेता हूँ कि कितने टेबल जनरेट करने। इंट इनपुट इंटर द रेंज ऑफ टेबल्स, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, जस्ट फॉर ए इन रेंज, ये क्या होगा जी, ये होंगे वो नंबर्स जहाँ से जहाँ तक टेबल्स मल्टीप्लाई होते। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर टेबल इन टेबल्स, रेंज जनरेट करनी है, तो मैं लिखता हूँ रेंज, जितने टेबल हैं उससे एक ज़्यादा रेंज रखनी है, +1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जो टेबल नंबर की रेंज दी गई है उससे एक ज़्यादा चलाना है। ये हमने काम किया। अब क्या होगा जी, पहली बार में
ये वाला फॉर्मेट लगेगा। हमने क्या किया जी, क्या होगा जी, टेबल आएगा यहाँ पर, टेबल आएगा यहाँ पर, जो भी टेबल है वो ए से मल्टीप्लाई होगा और टेबल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये लूप ख़त्म होगा तो आपके पास अभी आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। टेबल रेंज मैंने कहा 4 डिफरेंट आ रहा है। नेस्टेड फॉर लूप की एक और एग्जांपल करते हैं जिससे इसका ऑपरेशन, इसका फ्लो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अनदर एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, राइट। तो हमने सिंगल टेबल प्रिंट किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल्स के लिए यूज़र से इनपुट लेते हैं। इनपुट हमने कहा यूज़र से भाई इंटर टेबल। अब यूज़र इनपुट टेबल देगा, टेबल मस्ट बी इंटीजर, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें। टाइप कास्ट किया हमने और इसके अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को दोबारा से और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने सिंगल टेबल लूप के थ्रू प्रिंट किया था, हम मल्टीपल टेबल्स जो है ना वो प्रिंट करते हैं कि यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, टेबल्स इनपुट या टाइप कास्ट किया हमने, इंटर टेबल। अब क्या होगा जी, पहला लूप चलेगा कि टेबल्स प्रिंट करने हैं, टेबल इन रेंज, कितने टेबल प्रिंट करना है जी, 2 से टेबल स्टार्ट होगा और यूज़र इनपुट देगा कि भाई 5 तक टेबल प्रिंट करने हैं। तो 5 तक के लिए जो इनपुट आएगा वो टेबल +1 कर देता हूँ, राइट। टेबल +1 क्यों किया हमने, ताकि 5 डालेगा तो 5 तो रेंज में शामिल होता नहीं, तो 5 भी शामिल हो जाए, इसलिए एक बढ़ा दिया हमने। दोबारा किया फॉर नम इन रेंज, हमने टेबल कितने नंबर्स तक मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, 1 से लेकर 11 तक दे दें ताकि ये 10 तक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ पर हमने वही काम करना है, प्रिंट कराना है टेबल को। प्रिंट सबसे पहले हमारे पास होता है टेबल नंबर। टेबल नंबर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, टेबल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ टेबल। टेबल नंबर के बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बाद हमारे पास आता है काउंटर। काउंटर हमारे पास है नम के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल साइन, उसके बाद हमारे पास आता है आंसर। आंसर कैसे आएगा, जब टेबल मल्टीप्लाई होगा काउंटर यानी नम से, राइट। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड यहाँ पे एरर, एंड ऑफ लाइन, इसको एग्जीक्यूट किया। टेबल नंबर हमने कहा जी 5 तक प्रिंट करने और इंटर किया। टेबल नॉट डिफाइंड, टेबल्स, दोबारा एग्जीक्यूट किया 5 तक और ये टेबल प्रिंट हो गया। तो अब ये क्या हुआ इसके अंदर कि पहले फर्स्ट आउटर लूप चला है जिसके अंदर 2 से लूप स्टार्ट हुआ। अभी आउटर लूप के अंदर एक ही वैल्यू 2 गई है, जबकि इनर लूप अपना 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। जब इनर लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, तो ये वापस गया आउटर लूप के पास। आउटर लूप में वैल्यू अब आ गई 3, 2 के बाद 3, और फिर दोबारा ये आउटर लूप 3 ही रहा, इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स चला। इस तरह 4 हुआ, फिर इनर लूप 10 टाइम्स चला, फिर आउटर लूप 5 हुआ, इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये सीक्वेंस होती है नेस्टेड लूप के केस के अंदर
कि जो भी अपर लूप होगा वो एक टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके इनर लूप जो हैं वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होंगे, और जब वापस अपर लूप के पास एग्जीक्यूशन जाएगी तो इनर लूप जब की बारी आएगी दोबारा वो इनिशियल से स्टार्ट होगा। राइट, इसको एक बार फिर ट्राई करते हैं। 4 आपके पास ये 4 टाइम्स। ये हमने प्रीवियस जब यूज़र से इनपुट लेना सीखा था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, कि एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप से टाइप कास्ट कर देना, उस पर दूसरी डाटा टाइप का रैपर चढ़ा देना। जिस तरह हमने देखा था कंसोल से इनपुट ले रहे थे हम, तो वो इनपुट स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसको हमने इंटीजर का रैपर चढ़ा के टाइप कास्ट किया था। तो टाइप कास्टिंग किन वेरिएबल्स को किया जा सकता है? फ्लोट्स के इंटीजर में, इंटीजर के फ्लोट्स में। स्ट्रिंग इंटीजर या फ्लोट में किस वक्त टाइप कास्ट होगा? अगर कोई नंबर है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, वो नंबर टाइप कास्ट होके इंटीजर बन सकता है। लेकिन कोई स्ट्रिंग लाइक एप्पल, ऑरेंज, किसी का नाम, इसको अगर आप इंटीजर करने की कोशिश करेंगे तो ये टाइप कास्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटीजर रिटर्न नहीं होगा। तो टाइप कास्ट क्या चीज़ है? टाइप कास्ट में हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग हमने भी बार बार परफॉर्म की है, जिसके अंदर हमने देखा था अभी यूज़र से इनपुट लेते हुए हमने इंटीजर कंसोल से जो इनपुट आ रहा था इसको दोबारा चेक करते हैं। यानी कि यूज़र इनपुट हमने यूज़र से लिया और इनपुट के फंक्शन में इंटर समथिंग, जब मैंने यूज़र से इनपुट लिया अब मैं इसकी टाइप चेक करूं कि जो भी कुछ इनपुट किया जा रहा है उसकी टाइप क्या है। राइट, हमने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हेलो, तो हेलो की टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पर मैं नंबर डाल दूं, इंटीजर नंबर डाल दूं और उसको चेक करूं, तो ये इंटीजर नंबर की टाइप भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो कंसोल से जब भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। तो हमने यहाँ भी यूज़ किया है पहले भी, हम इसको इस पूरे इनपुट से जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है, इस पूरे इनपुट से जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है उसको हमने टाइप कास्ट कर दिया इंट के अंदर। अब जब यूज़र इनपुट डालेगा 8 और टाइप चेक करेंगे तो कन्वर्ट हो गई टाइप इंटीजर के अंदर, अब टाइप स्ट्रिंग नहीं रही। तो इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहते हैं। बहुत सारी दफ़ा इंटीजर वैल्यू जो होती है उसकी टाइप हम चेंज कास्ट कर रहे होते हैं। इस तरह फ्लॉट, अब एक 6 जो है वो एक इंटीजर नंबर है, हम इसकी टाइप जो है वो फ्लॉट चेक करें तो ये फ्लॉट में कन्वर्ट होके आ रही है। इस चीज़ को कि इंटीजर को हमने फ्लॉट कर लिया, फ्लॉट को इंटीजर कर लिया, स्ट्रिंग को हमने इंटीजर कर लिया या स्ट्रिंग को फ्लॉट कर लिया, अगर वो कन्वर्टेबल है। किस तरह? अगर यूज़र यहाँ पर इनपुट में नंबर डाल रहा है तब तो इंटीजर बन सकता है, लेकिन अगर यूज़र इनपुट में ये डालेगा तो अब ये एप्पल के अगेंस्ट कोई इंटीजर नहीं आ सकता है ना, इस वजह से ये आपके पास वैल्यू एरर जनरेट करेगा। तो नंबर तो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में या फ्लॉट में, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस तरह जो हम जो टाइप कास्टिंग करते हैं, स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है। जितने भी हम वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं या किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, हमने कहा था स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर डिफ़ाइन होने वाली वैल्यूज़ तमाम की तमाम स्ट्रिंग होती हैं। अच्छा, पाइथन में हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर भी बहुत सारे फंक्शंस जो है वो अप्लाई होते हैं, और यहाँ पर हम चंद एक फंक्शंस की डिस्कशन करेंगे जिसमें स्ट्रिंग की चेंज केसिंग के फंक्शन है। यानी स्ट्रिंग किसी फॉर्म में लिखा हुआ है, लोअर फॉर्म में, लोअर कैरेक्टर्स के साथ, उसे अपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपर में लिखा हुआ है उसे लोअर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या उसको टाइटल केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस होते हैं कि कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल हो या इस खुद स्ट्रिंग हो, उसके आगे डॉट अपर का फंक्शन इस्तेमाल करें तो ये अपर उस स्ट्रिंग के तमाम लेटर्स को अपर करैक्टर में चेंज कर देगा। इसी तरह से अपर है तो उसको लोअर का फंक्शन इस्तेमाल करें
तो ये लोअर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर अपर है उसे टाइटल केस में कन्वर्ट करें आप। टाइटल केस क्या होता है? जिसमें हर वर्ड का, सेंटेंस के हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल वर्ड्स में होता है। तो वो सारा का सारा स्ट्रिंग, पूरा का पूरा सेंटेंस टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? आम तौर पर हम जब यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं तो हमने डिफ़ाइन नहीं किया होता कि यूज़र कैपिटल लेटर्स में इनपुट डालेगा या स्मॉल लेटर में इनपुट डालेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र से पूछते हैं भाई कि डू यू हैव लाइसेंस, इट से यूज़र इनपुट देता है यस। अब यस उसने इनपुट दिया विद टाइटल केस, वाई कैपिटल स्मॉल ई एंड एस टाइटल केस, लेकिन आपने जब कंपैरिजन लगाया हुआ था वो अपर केस में लगाया हुआ था तो वो मैच ही नहीं करेगा, या आपने कंपैरिजन लोअर केस में लगाया हुआ था वो मैच ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपने कंपैरिजन यस के ऊपर जो लेटर्स सेलेक्ट किए हैं वो कैपिटल हैं तो यूज़र जहाँ इनपुट दे रहा है वहाँ पर आप इनपुट के ऊपर अपर केस का फंक्शन लगा देंगे, एक्सटर्नली उसे कन्वर्ट कर लेंगे अपर में, ताकि जब कंपैरिजन होने लगे तो जो भी उसने इनपुट डाला हो, चाहे लोअर डाला हो, चाहे अपर डाला हो, चाहे टाइटल डाला हो, वो मैच होने से पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिस फॉर्म में आपने वहाँ पर हार्ड कोडेड में कंपैरिजन में लिखा हुआ है। टाइप कास्टिंग के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है चेंजिंग केस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमने स्ट्रिंग की डेफिनेशन में क्या देखा है कि हर वो वैल्यू जो कोटेशन के अंदर है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी टाइप अगर आप चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग होती है। अगर मैं इस वैल्यू की टाइप चेक करूँ इट्स अ स्ट्रिंग, राइट। तो अब कोई स्ट्रिंग में किसी वेरिएबल में रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू, मैंने कहा जी पाकिस्तान। ठीक है, तो नेम की टाइप जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे नेम डॉट, मैं इसको अपर का फंक्शन यूज़ कर लूँ तो दिस विल गिव नेम अपर कैपिटल लेटर्स में, तो ये अपर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह नेम डॉट लोअर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये सारे के सारे लोअर में कन्वर्ट हो गए। और इसी तरह अगर नेम के अंदर वैल्यू जो है वो अपर में है, ठीक है, और इस नेम की वैल्यू के ऊपर हम क्या करते हैं जी, टाइटल केस यूज़ कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर जो है वो टाइटल केस के अंदर नज़र आ जाएगा। हमारा टॉपिक है अब डिक्शनरीज़। जिस तरह हमने वेरिएबल्स पढ़े, वेरिएबल्स के बाद हमने लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया, टपल के बारे में डिस्कशन किया। ये एक सीक्वेंस थी जिसमें मैंने कहा था कि वेरिएबल्स के अंदर हम यूजुअली सिंगल वैल्यू असाइन करते हैं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन करनी है वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें पहला था आपके पास लिस्ट, जिसमें हमने देखा बंच ऑफ वैल्यूज़ एक वेरिएबल के नाम में आपने स्टोर की, फिर उनको उनके इंडेक्स वाइज एक्सेस करने की है, किया भी, डिलीट भी किया और सारी ऑपरेशंस परफॉर्म किए। फिर हमने दूसरा तरीका पढ़ा बंच ऑफ वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में डालने का, वो था टपल, कि जिसके अंदर हम बंच ऑफ वैल्यूज़ रख रहे थे बिल्कुल लिस्ट की तरह, वो टपल बन के जा रही थी इस पैरेंथेसिस के अंदर। फ़र्क दोनों में क्या था कि टपल के अंदर जो वैल्यूज़ एक बार असाइन हो रही थी वो चेंज नहीं होती, टपल इम्यूटेबल होते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होती है, एडिट भी हो जाती है, अमेंड भी हो जाती है। तीसरा जो तरीका है बंच ऑफ वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर रखने का, वो डिक्शनरीज़ कहलाता है। डिक्शनरीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? हम आमतौर पे जो डिक्शनरी यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई वर्ड होता है, हम जाते हैं उसको सर्च करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें उसकी डिक्शनरी के अंदर उसका मीनिंग मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह भी यहाँ डिक्शनरीज़ के अंदर आपके पास जो
मेंबर्स होंगे डिक्शनरी के वो सिंगल वैल्यू नहीं होगी, वो दो वैल्यूज़ का पेयर होगा। यानी एक वैल्यू जो कंप्लीट है वो की और वैल्यू दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। एक चीज़ की होगी और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। जब भी हमें डिक्शनरी के अंदर से कोई चीज़ गेट करनी होगी हम उसको की मदद से सर्च करेंगे। डिक्शनरी के अंदर जो तरतीब है वो तरतीब इंडेक्स वाइज नहीं होती। डिक्शनरी के अंदर कोई इंडेक्स नहीं होता जिस तरह लिस्ट में होता है कि आप 5th नंबर पे क्या है, 6th नंबर पे क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। डिक्शनरी के अंदर की बेसिस पे सर्च किया जाता है। इवन कि आप डिक्शनरी के आइटम्स के ऊपर लूप भी करेंगे तो आप कई दफ़ा ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो तरतीब डिक्शनरी में लिखी है लूप के अंदर उस तरतीब से वैल्यूज़ एक्सेस नहीं हो रही, या आपके पास जिस तरतीब से एक्सेस हुई हैं और मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर वैल्यूज़ आ रही होंगी। वैल्यूज़ वही होंगी लेकिन आगे पीछे हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इंडेक्स नहीं होता, वो की के अगेंस्ट जो है वो वैल्यूज़ उठाता रहता है, रैंडमली भी उठा सकता है। अब डिक्शनरी डिफ़ाइन कैसे करते हैं? डिक्शनरी बिल्कुल जिस तरह जो वेरिएबल का नाम रखने की कन्वेंशंस हैं और सारी जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वही डिक्शनरी के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। डिक्शनरी का नाम रखते वक्त, डिफ़ाइन करते वक्त आपने करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में पैरेंथेसिस एंड डिक्शनरी के अंदर करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट के अंदर वी विल हैव अ पेयर ऑफ वैल्यू डिक्शनरी की कॉलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू। तो आपके पास ये एक एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। एम्प्टी डिक्शनरी भी हो सकती है, उसके अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मज़ीद अराइज होते हैं कि ये की डाटा टाइप क्या होगी और वैल्यू की डाटा टाइप क्या होगी। तो की डाटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लॉट भी हो सकती है। और वैल्यू की डाटा टाइप स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लॉट भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है और ख़ुद एक डिक्शनरी भी हो सकती है। अब ये मैंने क्या बात की, इस पे ज़रा गौर करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ की ऑफ स्टूडेंट्स नेम। तो स्टूडेंट्स नेम एक की है, इसका मतलब इसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम इन द फॉर्म ऑफ टपल होंगे या लिस्ट होंगे। तो एक की के अगेंस्ट बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इस तरह हम डिफरेंट ऑपरेशंस अभी इसके अंदर देखेंगे कि लिस्ट के डिक्शनरी के अंदर किस किस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अभी आपको दोबारा सिंटेक्स रिपीट कर दूं। डिक्शनरी का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर और करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर एट कोई वैल्यू नहीं तब भी वो डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी है। और अगर एक वैल्यू डिक्शनरी के अंदर है, एक एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर है, तो वो एलिमेंट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, की और उसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि फॉर होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ वेरिएबल, हम टपल में करते हैं, लिस्ट में करते हैं, डिक्शनरी में करते हैं। हम देखते हैं डिक्शनरी की डेफिनेशन कैसे होती है। एक वेरिएबल बनाया हमने, माई डिक्शनरी, राइट, माई डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर करली ब्रैकेट्स लगते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास डिक्शनरी के एक एलिमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक की और उसकी वैल्यू, फिर दूसरी की और उसकी वैल्यू, फिर तीसरी की और उसकी वैल्यू। इस तरह ये की वैल्यू मिलकर एक एलिमेंट डिक्शनरी का बनता है। ये की वैल्यू मिलकर दूसरा एलिमेंट, ये की वैल्यू मिलकर तीसरा एलिमेंट। ये फॉर्मेट है डिक्शनरी डिफ़ाइन करने का, राइट।
तो अब हम इसी फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो डिक्शनरी ओरिजिनली डिफ़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कहा भी नेम। अब नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसकी की के ऊपर कोटेशन लगाना पड़ेगा। तो नेम स्ट्रिंग, अब बंदे का नाम मैं अपना ही नाम दूँ अगर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक डिक्शनरी का एक एलिमेंट बन गया जिसके अंदर की जो है वो नेम है और इसके आगे कॉलन के बाद एक वैल्यू है। क्योंकि की भी स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है तो एक कोटेशन के अंदर है। ओके, फिर उसके बाद हमने कहा जी डिक्शनरी एज। यार एज क्या है, मैंने कहा जी एज, अब एज चूँकि इंटीजर होगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल एज जो है वो 30 है, कॉमा। फिर हमने कहा जी जेंडर क्या है जी, तो जेंडर भी क्योंकि स्ट्रिंग है तो आपने क्या करना है, इसकी की स्ट्रिंग में हो गई और आपके पास जेंडर जो है वो स्ट्रिंग में होगी। तो अब आपके पास ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई। इस डिक्शनरी के अंदर एक एलिमेंट, एक मेंबर है डिक्शनरी का, दूसरा मेंबर है डिक्शनरी का और तीसरा मेंबर है डिक्शनरी का। 3 मेंबर हैं इस डिक्शनरी के अंदर। हम डिक्शनरी की लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ माय डिक्शनरी आपके पास 3 आ रही है। हर मेंबर comprises on key and value. Every member composed of key and value. Key and value. ये है डिक्शनरी का कंप्लीट स्ट्रक्चर कि डिक्शनरी किस तरह बनाई जाती है और किस तरह की और वैल्यूज़ जो है वो प्लेस की जाती है। अगला काम क्या होगा कि हाउ टू ऐड अ न्यू वैल्यू, जिस तरह एडिंग अ न्यू की टू एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। किसी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में कैसे एक नई की और उसकी वैल्यू ऐड कराई जाए। तो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कौन सी भी, माय डिक्शनरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर मुझे की स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग लगाने पड़ेंगे। मैंने एक स्ट्रिंग दिया यहाँ पर ईमेल, मेरा ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल आईडी अब यहाँ से लिख के हमने यहाँ पर दे दिया abcd@gmail.com। ये हमने ईमेल यहाँ पर दे दिया। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो एग्जीक्यूट होने पर मैं दोबारा डिक्शनरी चेक करता हूँ, दोबारा डिक्शनरी माय डिक्शनरी, और अब ये देखें लास्ट में ये आपके पास नई की इसके अंदर ऐड हो गई है। तो ये क्या तरीका था कि न्यू की ऐड कर दें एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर। तो ये कहीं भी ऐड हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ईमेल लास्ट में आए। मैंने डिक्शनरी का जो है ना वो इंडेक्स नहीं होता, अभी हम इस पर बात करते हैं। डिक्शनरी में से आइटम एक्सेस कैसे किया जाएगा। ऐड कराने के लिए हमने की प्रोवाइड की, नई वैल्यू प्रोवाइड की, ऐड हो गई। एक्सेस करने के लिए भी हमें डिक्शनरी का नाम और उसकी जो भी की वैल्यू चाहिए वो की पास करनी पड़ेगी। इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि ये सारी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप नेम के अगेंस्ट वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं और नेम जो है वहाँ स्मॉल लेटर से लिखा है और आपने की के अंदर टाइटल केस में दिया तो ज़ाहिर है वो मैच नहीं करेगा, वो आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगा कि भाई ये की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपने राइट फॉर्मेट के अंदर की जो है वो प्रोवाइड करनी है। क्या तरीका होगा, डिक्शनरी का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, अगर की स्ट्रिंग है तो कोटेशंस के अंदर आएगी, इंटीजर है तो फिर ज़ाहिर वैसे ही आएगी। तो जैसी की डेटा टाइप है उसी फॉर्म के अंदर आपको की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब डिक्शनरी क्रिएट करना तो हमें आ गई कि हम इस सिंटैक्स को फॉलो करके डिक्शनरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसकी टाइप भी बाद में चेक कर सकते हैं कि डिक्शनरी आ रही होगी। डिक्शनरी के अंदर क्या वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। लिस्ट में भी हो सकती हैं, डिक्शनरी में हो सकती हैं, टपल में नहीं होती बस।
तो डिक्शनरी के अंदर अगर वैल्यू ऐड करनी है तो वो की के थ्रू होगी। आपने क्या करना है, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक नई की बनानी पड़ेगी। नई की बनाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर उसके अगेंस्ट जो है वो एक वैल्यू दे देंगे। जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उस डिक्शनरी के अंदर एक नई की ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हम बार बार जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में ऐड कराई जा सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ सवाल वही वाला है कि ये लास्ट में ऐड करेगा, शुरू में ऐड करेगा, कहाँ ऐड करेगा? ये कहीं भी ऐड कर दे, डिक्शनरी का इंडेक्स तो होता ही नहीं है, तो कहीं भी ऐड कर दे। हमने गेट तो उसको की मदद से करनी है, इंडेक्स की मदद से नहीं करनी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि वो शुरू में ऐड करे या लास्ट में ऐड करे, कहीं भी ऐड कर दे, कोई इशू नहीं है। तो ऐड कराने के लिए क्या करना है हमने, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट एक नई की और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू, तो ये डिक्शनरी जो है के अंदर वैल्यू जो है वो जाकर ऐड हो जाएगी। अगर वो की पहले से मौजूद है, अगर वो की जो आप जिस पे वैल्यू ऐड करा रहे हैं वो पहले से मौजूद है, तो ये फिर नई की जो है पुरानी की को ओवरराइड कर देगी, ओवरराइड कर देगी। इवन कि आप इस तरह से ऐड कराने के बजाय डिक्शनरी डिफ़ाइन करते वक्त भी अगर दो कीज़ एक जैसी लिख देंगे तो पहले जो की आएगी उसके बाद जब की आएगी दूसरी, तो पहली की नज़र तो आपको आ रही होगी, लेकिन जब आप उस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो पहली वाली की नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो ओवरराइड हो चुकी होगी। इस तरह अगर बाहर से अपेंड कराते वक्त सेम की दे दूंगा तो जो पहले से की रखी हुई है वो ओवरराइड हो जाएगी। तो इस तरह नई की देकर नई वैल्यू जब हम डिक्शनरी के नाम के साथ देंगे तो ये एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर वैल्यू और की जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, सारा का सारा गेम जो है वो की के थ्रू चल रहा होता है। जितनी भी वैल्यूज़ डिलीट करनी है या ऐड करनी है वो की के थ्रू ही हो रही होती। तो ये की जो है वो डिक्शनरी के अंदर सिस्टम डिक्शनरी उसको कहीं भी अपने पास स्टोर कर सकती है। मैंने ऐड कराई, उसने लास्ट में रखी, बीच में आ सकती है, कहीं भी जो है वो ये की ऐड हो सकती है। तरतीब का इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब एक्सेस कैसे किया जाए, कि वैल्यू को एक्सेस करना है, किस तरह एक्सेस किया जाए? तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कहा कि ये चलता है की के साथ साथ माय डिक्शनरी, ठीक है। हमने यहाँ पर की प्रोवाइड की, हमने कहा जी एज। अच्छा, अभी यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैंने कहा जी माय डिक्शनरी से एज ले आओ, वो क्या कहता है जी, एरर कि एज इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एज जो है वो की स्ट्रिंग है, लिहाजा आपको यहाँ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। जब स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो उस की के अगेंस्ट वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। ये कहता है जी माय डिक्ट, उसके बाद भी ईमेल ले आएँ, तो ईमेल भी स्ट्रिंग है, तो आपने जो है वो स्ट्रिंग में पास करना है, आपके पास ईमेल आ जाएगी। माय डिक्ट आपने कहा जी नेम ले आएँ, तो नेम भी चूँकि स्ट्रिंग है तो आपने स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, नेम रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह हम डिक्शनरी के अंदर से की मदद से वैल्यूज़ जो है वो गेट कर सकते हैं। अभी हमने जो डिक्शनरी बनाई उसके अंदर सारी कीज़ जो हैं वो स्ट्रिंग हैं। न्यू डिक्शनरी एक बनाते हैं और इस न्यू डिक्शनरी के अंदर हम देखते हैं क्या जी, एक की जो है वो इंटीजर है और उसके अगेंस्ट वैल्यू भी इंटीजर है या वैल्यू स्ट्रिंग है कि भाई रोल नंबर 1 जो है वो कौन है जी, वो असद नाम का बच्चा है। रोल नंबर 2 जो है वो कौन है जी, वो साद है, ठीक है। अब ये दो डिक्शनरी बन गई, डिक्शनरी के अंदर 2 मेंबर्स ऐड हो गए। अब क्या करना है जी, न्यू डिक। अब की दफ़ा जो आपकी डिक्शनरी है उसकी की जो है वो इंटीजर है, तो मैंने 1 की पास की, उसने आपके पास रिटर्न कर दी। मैंने न्यू डिक्शनरी नाम से सेकंड की पास की, उन्होंने सेकंड वैल्यू कर दी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई हमें कि की जो है वो इंटीजर भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि डिलीटिंग
अ की, कि की को डिलीट कर दिया जाए, किस तरह डिलीट किया जाए। हमने वैल्यू की के थ्रू ऐड कराई है, हम की वैल्यू पेयर जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम इस वैल्यू इस पेयर को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने डेल का कीवर्ड यूज़ किया, डिक्शनरी का नाम यूज़ किया और आपने यहाँ रखा 1, जो भी उसकी की है वो आपने पास की, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ न्यू डिक्शनरी में क्या बचा। अब मेरे पास सिर्फ एक पेयर रह गया की वैल्यू का और एक पेयर जो है वो डिलीट हो गया। तो वेरी सिंपल तरीका है आपके पास वैल्यू डिलीट करने का। डिलीट के बजाय हाँ साथ साथ हम अपडेट कर सकते हैं, अपडेटिंग अ की वैल्यू। ठीक है, अपडेट कैसे करेंगे भाई? अपडेट करने के लिए आपके पास आपने एग्जिस्टिंग, मेरे पास जो डिक्शनरी है माई डिक्शनरी, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ, ये माई डिक्शनरी है। मैं नाम अपडेट करना चाहता हूँ या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहता हूँ, तो माई डिक्शनरी की जो की है ईमेल वाली, उसको मैंने की को दोबारा लिखा और मैंने क्या किया, यहाँ पर नया ईमेल डाल दिया, राइट, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा जाके चेक करता हूँ माई डिक्शनरी में, तो आपके पास जो मेरा ईमेल एड्रेस है इस डिक्शनरी में वो क्या हो गया है, पहले से अपडेट हो गया है, राइट। सेम की दो बार डिक्शनरी में नहीं हो सकती। आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट तो हो जाएगा, लाइक एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं, और डिक्शनरी मैंने यहाँ पर दिया कि 1 पर जो है वो 100, 2 पर 200, 3 पर 300, 4 पर 400। ये आपके पास एक डिक्शनरी हमने क्रिएट कर दी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 पर 1000 डाल देता हूँ, 10,000 डाल दिया। अब ये एग्जीक्यूट हो जाए, कोई एरर नहीं है। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये सेम की जो है वो क्या हो सकती है, 2 दफ़ा डिक्शनरी के अंदर हो सकती है, लेकिन अगर आप सेम की देंगे तो प्रीवियस वाली की ओवरराइड हो जाएगी और डिक्शनरी के अंदर जो लेटेस्ट होगी की के अगेंस्ट वैल्यू वो अपडेट होगी, राइट। ये डिक्शनरी, इसको प्रिंट कराता हूँ, आप ये देखें, ये 100 वाली वैल्यू ओवरराइड होकर क्या बन गई है, 1000, और बाकी आगे तो वो नहीं आ रही जा रहा है। तो ये होता है कि अगर आप सेम नाम की कीज़ जो है 2 बार दे देंगे तो ये आपके पास ओवरराइड हो जाएगी। तो डिक्शनरी के अंदर हमने ऐड करना भी सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया, अपडेट करना भी सीख लिया और वैल्यू को एक्सेस करना भी सीख लिया। तो इस तरह ये डिक्शनरी जो है वो की वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है। अगर मुझे ये पता चलाना हो कि डिक्शनरी के अंदर ये की है या नहीं है, तो ये भी मैं काम कर सकता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जी 1 इन और आगे मैंने डिक्शनरी का नाम दे दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कि डिक्शनरी के अंदर ये वाली की एग्जिस्ट करती है, ट्रू है। ठीक है, इस तरह माई डिक्शनरी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल चेक करता हूँ कि एज की है या नहीं है। माई डिक्शनरी, सॉरी, ये एज क्योंकि स्ट्रिंग है, एज इन माई डिक्शनरी ये है या नहीं है, इसने कहा जी ट्रू, एज है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, एज इन माई डिक्शनरी, तो ये एज और ये एज में डिफरेंस है, ये कैपिटल ये स्मॉल की वजह से ये एज इसको नहीं मिला, तो ये हो गया यहाँ पर फॉल्स। तो इस तरह जी हमने देख लिया डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशंस जो डिक्शनरी के ऊपर कर रहे हैं। आगे हम डिक्शनरी के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ को आइट्रेट करना सीखेंगे कि डिक्शनरी की वैल्यूज़ किस तरह आइट्रेट होती हैं। क्या डिक्शनरी के अंदर मौजूद कोई की वैल्यू पेयर रिमूव किया जा सकता है? जिस तरह लिस्ट में डिलीट और रिमूव करते हैं, टपल में तो नहीं हो सकता ना।
तो डिक्शनरी में क्या डिलीट और रिमूव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। उसी तरह से डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, डेल डिक्शनरी का नाम और उसकी की। ये जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, वो पूरा पेयर जो है वो डिक्शनरी के अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम कोई एलिमेंट, कोई मेंबर ऑफ डिक्शनरी जब मैं कहूँगा तो इट्स अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, ये दोनों के दोनों जो है वो उस की वजह से रिमूव हो जाएंगे। अब डिक्शनरी के तमाम आइटम्स को हमने एक्सेस करना है, आइट्रेट करना है। आइट्रेट का जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे तो आप फ़ौरन आपके जहन में लूप आ जाना चाहिए। जैसे डिक्शनरी के अंदर मैंने 5 की वैल्यू पेयर्स लिखे हुए हैं, अब मैं डिक्शनरी का नाम लेकर उसको प्रिंट कराता हूँ तो वो डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नहीं, मुझे एज इट इज़ प्रिंट नहीं करना, मुझे एक एक चीज़ जो है वो क्या करनी है, उसमें से एक्सेस करनी है और हर की वैल्यू पेयर को अलग अलग एक्सेस करना है। तो हर की वैल्यू पेयर को अलग अलग करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने के लिए हमें या तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा या दूसरा वाइल लूप लगाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने फॉर लूप पढ़ा है, तो फॉर लूप हम डिक्शनरी के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइट्रेट करते वक्त हमारे पास कितने डिक्शनरी के फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई होने वाला वो है डॉट कीज। अब अगर मैं इसको यूँ लिखता हूँ फॉर ए या फॉर की इन डिक्शनरी का नाम डॉट कीज, फॉर की इन डिक्शनरी ए डॉट कीज। तो अब जब लूप होगा तो उस डिक्शनरी के अंदर जितनी कीज़ होंगी वो सारी की सारी कीज़ रिटर्न आएंगी। इसी तरह डॉट की के बजाय अगर मैं डॉट वैल्यूज़ का फंक्शन यूज़ करूँगा तो सिर्फ सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो डिक्शनरी में रिटर्न आएंगी। और अगर तीसरा फंक्शन डॉट आइटम्स यूज़ करूँगा तो आइटम्स हमें दोनों चीज़ें रिटर्न करेगा। इस फॉर की और वैल्यू के दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे हमें आइटम्स, क्योंकि दो चीज़ें भेज रहा होगा तो की और वैल्यू दो चीज़ें जो है वो हमें यहाँ कैच करनी पड़ेंगी। फॉर की कॉमा वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो आइटम दो भेजेगा, की में रख देंगे, वैल्यू में गेट कर लेंगे, तो हमें ये डिक्शनरी की और वैल्यू दोनों एक साथ जो है वो एक्सेस हो जाएगी। डिक्शनरीज के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, डिक्शनरी की के अगेंस्ट क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। की के अगेंस्ट एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, स्कोर 100, मार्क्स 100। अच्छा, की के अगेंस्ट एक सिंगल वैल्यू के बजाय पूरी लिस्ट भी हो सकती है। डिक्शनरी के अंदर की के अगेंस्ट लिस्ट के अलावा पूरी एक और डिक्शनरी भी हो सकती है। डिक्शनरी के अंदर की के अगेंस्ट डिक्शनरी, लिस्ट और किसी सिंगल वैल्यू के अलावा पूरा टपल भी हो सकता है। तो डिक्शनरी अपने अंदर हर किस्म की डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकती है एज आ वैल्यू। वैल्यू डिक्शनरी की जो की के अगेंस्ट वैल्यू है वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, वो लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है। यानी तो आप इस टॉपिक्स को हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी इन लिस्ट या लिस्ट इन डिक्शनरीज, इस तरह से ये टॉपिक्स आएंगे, तो फर्दर इसको आहिस्ता आहिस्ता आप समझते रहिएगा। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारे टॉपिक है कि क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। इसमें हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर सारे मेंबर्स क्या होंगे, डिक्शनरीज होंगे। दोबारा सुन लीजिए, अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अंदर जो मेंबर होंगे वो डिक्शनरीज होंगे। यानी अब लिस्ट के अंदर जो अपेंड कराऊंगा वो एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी बल्कि पूरी की पूरी डिक्शनरी अपेंड कराऊंगा, या वैसे ही लिस्ट क्रिएट करूंगा तो हाथ से मैनुअली जो है वो क्या रखूंगा, पहले से वहाँ पर डिक्शनरीज रखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट के अंदर मेंबर डिक्शनरी बन सकती है, लिस्ट के अंदर भी मेंबर लिस्ट बन सकती है। तो अब इस पे थोड़ा सा आपने समझ के और तहम्मुल से जो है गौर करके काम करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किसका मेंबर है। लिस्ट का मेंबर डिक्शनरी है, डिक्शनरी का मेंबर लिस्ट है। इस तरह ये थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप अगर आराम से समझेंगे, हेडिंग को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिस तरह हेडिंग है
क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, यानी लिस्ट बना रहे हैं हम और उसके मेंबर्स क्या हैं, डिक्शनरीज हैं। अब हमने लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बना ली, क्रिएट कर ली है। अब हमें मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है, लिस्ट है और लिस्ट के अंदर है डिक्शनरी। तो लिस्ट के अंदर हम काम करते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल लिस्ट की तीसरे इंडेक्स के ऊपर एक डिक्शनरी रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, आ लिस्ट, उसका थर्ड इंडेक्स। अब थर्ड इंडेक्स पे जब हम पहुंचे हैं तो थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है एक डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अब डिक्शनरी के अंदर हम पहुंच गए, थर्ड इंडेक्स पे डिक्शनरी, डिक्शनरी पे खड़े हैं। डिक्शनरी के अंदर से हमें क्या करना है जी, जेंडर गेट करना है। तो मैं आगे उसी इंडेक्स के आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जेंडर की पास करूँगा, यानी डिक्शनरी तक पहुँचने के लिए, क्योंकि लिस्ट में है तो इंडेक्स और आगे डिक्शनरी रखी हुई है, तो डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू गेट करने के लिए उसकी की। तो फॉर्मेट क्या होगा, लिस्ट का नाम, इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन के बाद क्योंकि आगे डिक्शनरी है तो उसके आगे फर्दर हम क्या लगाएंगे, डिक्शनरी की लगाएंगे। हमने लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू के तौर पर सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि बहुत सारी वैल्यूज़ यानी कि लिस्ट की फॉर्म के अंदर होंगी। तो इस टॉपिक को हम क्या नाम देंगे, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी होल्डिंग लिस्ट या लिस्ट इन डिक्शनरीज, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी होल्डिंग लिस्ट। अब फॉर्मेट क्या होगा कि आपने एक वैल्यू की बनाई, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर की है नेम्स की, और नेम्स के अंदर एक नेम नहीं है बल्कि लिस्ट ऑफ नेम्स है। एज के अंदर एक एज नहीं है बल्कि लिस्ट ऑफ एजेस है, ठीक है। जीपीए के की के अंदर एक जीपीए नहीं है बल्कि लिस्ट ऑफ जीपीएस है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर एक कॉन्टैक्ट नहीं है बल्कि लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। तो हर की के अगेंस्ट देयर मे बी अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। अब ये क्रिएट तो हमने कर ली, एक्सेस कैसे करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल के अंदर देखा, लिस्ट थी तो पहले इंडेक्स यूज़ हुआ, इंडेक्स पे पहुँचे तो वहाँ डिक्शनरी थी और डिक्शनरी में से वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर की का इस्तेमाल किया। अभी हमारे पास डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी है तो पहले की यूज़ करेंगे, यानी अगर मुझे एजेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी का नाम, उसकी की यानी एजेस। अब एजेस के अंदर पहुँचे तो आगे बहुत लंबी लिस्ट थी एजेस की, उस अब लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो अब मैं किसी पर्टिकुलर एज का इंडेक्स पास करूँगा, तो क्या फॉर्मेट हो जाएगा, डिक्शनरी का नाम, की और आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स। लिस्ट के अंदर दोबारा रिपीट कर दूँ, जब लिस्ट के अंदर डिक्शनरी थी तो थोड़ा सा उल्टा था काम कि लिस्ट थी तो पहले इंडेक्स था और बाद में की थी, डिक्शनरी है तो पहले की है और बाद में इंडेक्स है। अब हम ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो, यानी ऐसी डिक्शनरी दैट होल्ड्स अनदर डिक्शनरी। ये क्या फॉर्मेट होगा कि आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की, उसकी ये की है, की के अगेंस्ट जो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो वैल्यू के अंदर फिर डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ये इस टॉपिक का नाम बनता है, आ डिक्शनरी दैट होल्ड्स अनदर डिक्शनरी एज अ वैल्यू। तो अब ये क्रिएट तो आप कर लिया आपने, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों डिक्शनरी हैं तो एटम्स को या एलिमेंट्स को या उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए अब आपने पहली डिक्शनरी की यूज़ करी, उसकी वैल्यू में आ गए, वैल्यू में मज़ीद क्या मौजूद है, डिक्शनरी मौजूद है, तो डिक्शनरी मौजूद है तो अब इंडेक्स नहीं होगा, आगे फर्दर एक और की लगानी पड़ेगी। तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है तो की, फिर आगे एक और की, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है तो की आगे इंडेक्स, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है तो पहले इंडेक्स और उसके आगे डिक्शनरी की कीज़, ये फॉर्मेट बने।